मित्रों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुहेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यंग लॉयर्स की ट्रेनिंग के लिए इस चैनल को चला रहा हूं और इसमें मैं जजमेंट को डिकोड करता हूं, जो कानूनी प्रावधान है उसको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको उसमें सहूलियत हो। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। जो नए लॉयर्स हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है प्रति परीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन होता क्या है और क्रॉस एग्जामिनेशन की भूमिका क्या है और प्रभावशाली तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है, ये इसकी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि प्रति परीक्षण और क्रॉस एग्जामिनेशन की भूमिका किसी भी केस को जिताने या हराने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी केस को या तो वह पूरी तरह से डिमोलिश कर दे सकता है या फिर वह पूरी तरह से उसको अच्छे तरीके से कोर्ट में आधार बना सकता है लड़ने के लिए। मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आपने प्रति परीक्षण को अच्छे ढंग से कर लिया, क्रॉस एग्जामिनेशन को अच्छे ढंग से कर लिया, तो यह मान कर चलिए कि आपके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्रिमिनल केस में तो यह कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब प्रति परीक्षण है क्या, इसको जानना जरूरी है और इसका प्रावधान कानून में कहाँ किया गया। मित्रों, प्रति परीक्षण से पहले आपको यह जानना होगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ होता क्या है। जब कोई व्यक्ति केस करता है, मैं क्रिमिनल केस की यहाँ बात कर रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति क्रिमिनल केस करता है और जब उसका पहला परीक्षण होता है कोर्ट के सामने, एग्जामिनेशन होता है उसका कोर्ट के सामने, जहाँ पर उसे अपनी बात को कहनी होती है, अपने बात को बताना होता है ओथ के साथ। आपने केस को किया, मान लीजिए आपने एफआईआर भी किया या कंप्लेन केस भी किया, तो आप कोर्ट के सामने, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने अपनी उसी बात को रखना होता है और आप जो अपनी बात को रखते हैं उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपके अपने वकील ही पूछते हैं। आपसे उसकी फैक्ट्स के बारे में आपके वकील ही आपसे प्रश्न पूछते हैं और यह केस का मुख्य आधार होता है। ये जो है वह केस का मुख्य आधार होता है, उसे हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। अब जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, जो कि केस का मुख्य आधार है, तो अपोजिट पार्टी को भी इस बात की इजाजत मिलेगी कि आपने जो एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा है, मुख्य परीक्षण में जो कहा है, वो कितना सही है, कितना गलत है और कितना मिसलीडिंग है। तो इसीलिए अपोजिट पार्टी के लॉयर को, अपोजिट पार्टी के वकील को उस गवाह को परीक्षण करने का, ठीक है ना, क्रॉस करने का अधिकार जो मिलता है और वह जो प्रश्न वह पूछते हैं उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जिसने केस किया है उसकी जब गवाही होती है, मुख्य गवाही होती है, मुख्य रूप से जब उसका स्टेटमेंट होता है, उसकी सत्यता को परखने के लिए, ठीक है, उसकी सत्यता को परखने के लिए जो अपोजिट साइड के विपक्षी दल के जो वकील के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस उभर के आ सकते हैं, नए नए तथ्य उभर कर आ सकते हैं। ये फिर वकील के अपने टैलेंट पर, कैलिबर पर निर्भर करता है कि वो कैसे उन सारी चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, निकालता है। तो जो नए तथ्य उभर कर आते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो वकील है, जो कि जिसने केस को फाइल किया है, उसे पुनः अपने गवाह को परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है कोर्ट के परमिशन से। इसे हम री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के नाम से जानते हैं। यह सारा प्रावधान जो है वह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के सेक्शन 142 में वर्णित है। 142 सबसेक्शन 1 में
यह क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कही गई है। और सेक्शन 142 सब सेक्शन 2 में क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कही गई है। सेक्शन 142(1) में चीफ एग्जामिनेशन की बात कही गई है। सेक्शन 142(2) में क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कही गई है और सेक्शन 142 सब सेक्शन 3 में री एग्जामिनेशन की बात कही गई है। ठीक है, यह प्रोविजन जो है वो आपके भारतीय साक्ष्य संहिता में यह दिया गया है। अब है कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है। यदि आप पर्पस को जान लेते हैं तो आपके लिए प्रति परीक्षण करना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत सारे झूठे केसेस भी कोर्ट में किए जाते हैं जो कि आगे चलकर डिमोलिश होता है इसी क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह के चलते ही। तो जब प्रति परीक्षण किया जाता है तो उसका पहला पर्पस होता है कि जो विटनेस ने जो गवाही दी है उसमें सत्यता कितनी है, उसमें कितना % सत्य है, कितना % झूठ है। तो सत्यता की जांच करने के लिए प्रति परीक्षण किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कोई आरोप लगा दे और कोर्ट जो है आपको सजा दे दे, ऐसा तो है नहीं। अपोजिट पार्टी को भी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसे भी इस बात का अधिकार होता है कि वो अपनी सफाई दे। तो उसके वकील क्या करते हैं, वो प्रति परीक्षण करते हैं सत्यता की जांच हेतु। तो पहला पर्पस क्या है कि जो गवाही दिया गया है, गवाह ने जो गवाही दी है वो उसमें सत्यता कितनी है, तो सत्यता की जांच की जाती है। दूसरी चीज है कि हम इसमें यह देखते हैं कि उसमें विरोधाभास कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा विरोधाभास आप निकाल कर लाएंगे उतने ज्यादा आप सफल वकील रहेंगे और आपके केस के जीतने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आपको देखना है कि उसने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कितना कॉन्ट्राडिक्शन है और उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके मुंह से कैसे उस चीज को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यह सारी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने हो रही है। जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस भी आएगा वो सब मजिस्ट्रेट के द्वारा नोट भी किया जाता है, जो कि बाद की सुनवाई के समय में ये काफी काम आता है। तीसरा है कि इनकी क्रेडिबिलिटी, गवाह जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, इस बात को भी आपको सिद्ध करना होगा। गवाह जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है। बहुत बार आप देखेंगे जो गवाह होते हैं, मुख्य गवाह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो गवाह होते हैं उसके साथ साथ जो गवाह होते हैं, ऐसे तो मुख्य गवाह के ऊपर भी ये अप्लाई होता है, वह उनकी क्रेडिबिलिटी ही 0 होती है। वो बार बार किसी केस में गवाही देने चले आते हैं, या फिर जिसने केस किया है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही खराब होती है, वो हर समय केस ही लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर उनकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को आपको जांचना है और कोर्ट के सामने लाना है। वो आपको इसके लिए थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बारे में जानना होगा। चीज़ों को जानने के बाद ही आप बेहतर तरीके से केस को लड़ सकते हैं, प्रति परीक्षण कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है कि आपके पक्ष में जो फैक्ट्स हैं, जो फेवरेबल फैक्ट्स आपके पक्ष में हैं, उसने जो गवाही दी उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, लेकिन आपके पक्ष में जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, उसको आपको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है। आप यदि इसको हाईलाइट कर पाते हैं तो जज को काफ़ी सहूलियत होती है आपके केस में जजमेंट देने में और आर्गूमेंट के समय आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को पुट करने में। इसके बाद आपका काम होता है, प्रति परीक्षण का पर्पस है कि सामने वाले ने जो गवाही दी है, जो एग्जामिनेशन इन चीफ में अपनी गवाही दी है, उसको पूरी तरह से डिमोलिश करना। मतलब उसके जो उसका आधार है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। उसको पूरी तरह से यदि आप ध्वस्त कर पाते हैं तो आप यह मान कर चलिए कि आप केस जीत जाते हैं और जीत सकते हैं। अब क्या है, आपको यह देखना होगा कि आपको तरीका क्या अपनाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पक्ष हैं, एक तो गवाह है और दूसरा वकील है। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आप ड्राइविंग सीट में और वो पैसेंजर सीट पर है। आप जिधर गाड़ी को ले चलेंगे उधर वह आपके साथ उधर ही मुड़ कर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप इतना इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करिए कि उसमें कोई लूप होल्स रह न जाए। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन यदि पहले से आप तैयार किए रहेंगे तब आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। टू द पॉइंट आप उससे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जहां पर वह जो है वह गड़बड़ हो सकता है उसके साथ, ठीक है ना, आपके पक्ष में चीजें जाएंगी।
तो सबसे पहला क्या चीज है कि आप कंट्रोल रखें पूरी तरह से अपने गवाह पर। ऐसा क्वेश्चन आप न पूछें जिससे कि उसको कुछ लीडिंग क्वेश्चन आपसे मिल जाए और उसको जवाब देने का मौका मिल जाए। आप एग्रेसिव नहीं रहिए, पूरी तरह से शांत रहिए, और शांत जब आप रहेंगे और आप पूरा डोमिनेट करते रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में चीजें हैं, उससे क्वेश्चन पूछने का अधिकार आपसे नहीं है। एक बात का ध्यान रखेंगे, प्रति परीक्षण में क्वेश्चन पूछने का अधिकार आपका है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, तो अब क्वेश्चन पूछने का अधिकार आपका है और उसका काम सिर्फ जवाब देना है। तो आप सटीक क्वेश्चन पूछें और टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछें, जिससे कि आपकी पकड़ उसके ऊपर मजबूत बनी रहेगी। जैसे ही पकड़ मजबूत बनेगी, वह नर्वस होगा और दूसरी बातों को बोलना वह शुरू कर देगा। दूसरी चीज यह है कि आप कभी भी वैसा क्वेश्चन न पूछें कि जिसकी जानकारी आपको खुद नहीं हो। मतलब क्वेश्चन पूछने के पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वह दूसरा जो लीडिंग क्वेश्चन आपका हो उसमें वह जाकर वह उलझ कर रह जाए। तीसरा चीज है कि क्वेश्चन जो है वह बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, और वह शॉर्ट होने के साथ साथ वो क्लोज्ड होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आप तैयारी कर कर जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलने की संभावना कम होगी, और उसको जो जवाब है वो सटीक तरीके से ही देना होगा, और सटीक तरीके से ही उसे जवाब देना होगा। दूसरी चीज है कि उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर आपको रखना होगा। कैसे बनाकर आप रखेंगे साइकोलॉजिकल प्रेशर? साइकोलॉजिकल प्रेशर का बहुत ही एक अच्छा टेक्निक है। आप ये जान लें कि जब किसी व्यक्ति से जब कोई प्रश्न पूछा गया और वह व्यक्ति उस प्रश्न का जवाब दिया, और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाएं। सामने से भी आप जब किसी से बात कर रहे हो तो बात करने के बाद आप देखेंगे कि उसने कुछ कहा और आप चुप हो गए, तो व्यक्ति कंफ्यूज कर जाता है कि उसने सही बोला कि गलत बोला। और जब व्यक्ति गवाही देने आता है कोर्ट में, जब वह विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होता है। आप तो ड्राइविंग सीट पर हैं, आप तो डोमिनेट कर रहे हैं, वह तो पैसेंजर की सीट पर बैठा हुआ, और कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसकी बोलती बंद रहती है, वो ज्यादा बोल नहीं पाता। तो आपने यदि उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा उसने जवाब दिया, आप 5 सेकंड के लिए आप चुप हो जाए, वह खुद ब खुद कंफ्यूज कर जाएगा कि उसने जो बोला है वह सही बोला है या गलत बोला है, क्या उसके केस में ये तथ्य है या नहीं है। इन सारी चीजों को वह समझिए कि कंफ्यूज करेगा और कुछ कुछ अपना एक्स्ट्रा बोलना शुरू कर देगा, जो कि उसके खिलाफ में जा सकता है। एक बात और ध्यान रखिए, विटनेस ने जो कहा है, जिस शब्द का यूज किया है, उसी शब्द को आप यूज करें और उसी में उसको फंसाने की कोशिश करें, जिससे कि वह उसमें जाकर उलझ कर रह जाए। जैसे मान लीजिए कि उसने यह कहा कि मैंने इस व्यक्ति को 10 बजे रात में मर्डर करते हुए देखा। यह उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैंने इस व्यक्ति को 10 बजे रात में मर्डर करते हुए देखा। अब 10 बजे रात का मतलब अंधेरा है। आप यदि यह प्रश्न पूछते हैं कि आप वहां क्या कर रहे थे, तो वह गलत होगा। आप यह कहे कि आपने जिस समय देखा उस समय क्या प्रॉपर लाइटिंग वहां पर थी। यदि मान लीजिए स्ट्रीट लाइट वहां पर नहीं है, तब आपको इसके लिए होमवर्क करना होगा। स्ट्रीट लाइट वहां पर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि वहां तो स्ट्रीट लाइट थी ही नहीं, फिर आपने देखा कैसे साफ साफ 10 बजे रात या अंधेरा होने के बाद कभी भी कैसे आपने देखा। यहाँ पर वो फंस सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए, आपने जब रात में देखा तो आप कितनी दूरी पर थे। नेचुरली जहां मर्डर हो रहा था उसके सामने तो वो खड़ा नहीं हो सकता है, तो वह दूरी के आधार पर आप उसको डिमोलिश करने की कोशिश करिए कि रात में इतनी दूरी से तो विजिबिलिटी रहती नहीं है, दिखाई देता ही नहीं है। तीसरा जो प्रश्न पूछेंगे कि आप कितनी दूरी पर खड़े थे, वहां पर लाइट नहीं था, लेकिन आपने जब देखा तो क्या पुलिस के सामने आपने स्टेटमेंट दिया है। यदि मान लीजिए वह दिया भी होगा और थोड़ा समय बीत चुका है, हो सकता है कि वह कंफ्यूज कर जाए और नहीं दिया होगा तो पूरी तरह से फंस सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारा सब कुछ शॉर्ट हो और वह बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारा चीज आप वहां पर सामने लाएं,
तभी ये प्रति परीक्षण आपका सफल होगा। यह सारी टेक्निक है जिससे कि आपको यूज करना है अपने प्रति परीक्षण में। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप ड्राइविंग सीट पर हैं, तो आपको बिल्कुल ही शांत रहना है, आपको उससे आर्गू नहीं करना है। वह आपको इरिटेट कराने की कोशिश करेगा। यदि आप अपना टेम्पर लूज कर देंगे तो प्रति परीक्षण आपके खिलाफ में जा सकता है और जो आप निकलवाना चाहते हैं वह नहीं निकलेगा। दूसरी चीज है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल रहें, वो कुछ भी बोले, अपना स्टेटमेंट कैसा भी गलत दे सही दे, वो आप न्यूट्रल रहें। तीसरा चीज है कि आप पोलाइट रहें। आप पोलाइट रहेंगे तो दिमाग सही तरीके से काम करेगा, और यह तीनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो मजिस्ट्रेट के ऊपर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आप अच्छे तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन को संपन्न कर रहे हैं। अच्छा वकील वही होता है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन को बहुत ही सफल तरीके से और बहुत ही बिना एग्रेसिव हुए बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल कर ले जाता है। यदि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षण को सही तरीके से कर लिया, तब आप मान कर चलिए कि आप एक बहुत ही अच्छे वकील हैं और आपके जीतने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हमेशा ही रहेगी। इसलिए प्रति परीक्षण पर ध्यान दें और प्रति परीक्षण को सीखने का और प्रति परीक्षण को बार बार अपने घर पर रखकर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। उसकी तैयारी आप पहले से करें। उम्मीद करता हूँ मित्रों, जो मेरे न्यूली रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं और जो युवा अधिवक्ता हैं जो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रति परीक्षण सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो लोअर कोर्ट में ही होता है और लोअर कोर्ट में ही कहीं यूज होता है प्रति परीक्षण। तो यदि आपने प्रति परीक्षण को सही ढंग से समझ लिया है और आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तो अपने अन्य मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।